फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रो प्रॉफिट नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का लाइट पढ़ाऊंगा। ओके, तो लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक बताएंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन में टॉपिक आया पहले लाइट का, तो हम लोग लाइट का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, कि कहाँ से लाइट आता है, सोर्स उसका क्या है। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, पहले लाइट होता क्या है? तो लाइट एक एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी लाइट एक एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने में। मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक, जो बनाता है, विच मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल, कोई एक ऑब्जेक्ट को विजिबल होने में मदद करता है या तो बनाता है। क्या बताया हम लोगों ने लाइट का डेफिनेशन? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पहले क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर? विच मेक, जो बनाता है, विच मेक या मेक्स एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल, जो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। मतलब क्या समझ में आया? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, कहां पे विजिबल? वो ऑब्जेक्ट हम लोग को कहां दिखता है? टू आवर आईज, विच मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आईज, हमारे आंखों पर। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का, जो कि विच मेक एन ऑब्जेक्ट, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट को देखने में देख के मदद ये करता है, बनाता है, और वो हमारे आंखों पे पड़ता है। ठीक है ना? कि जैसे कि यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट आप लोग को दिख रहा है जिस, और ये हमारा आंख है। ठीक है, लाइट इस पे पड़ा और ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको भी मैं डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया लाइट का डेफिनेशन। अब जैसे कि देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ मोशन, ये सब का कुछ नेम होता है। तो स्टडी ऑफ लाइट मतलब कि समझिए हम यहाँ पे क्या करें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील, जो कि डील करता है, नेचर ऑफ द लाइट, कि लाइट का कैसा नेचर है। ठीक है, नेचर ऑफ द लाइट को मैं ऐसे समझा दूं हल्का सा। तो लाइट दो नेचर का होता है, एक लाइट को वेव भी कहा जाता है, और लाइट को ऐसो पार्टिकल्स के रूप में भी, फोटोन के रूप में कहा जाता है। अभी ये सब मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, ये सब एकदम डिटेल से मैं बताऊंगा। बता समझिए नेचर ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इट्स लिख दीजिए, इट्स सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, जैसे लुमिनियस, इसे सब मैं आपको बताऊंगा। सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इफेक्ट ऑफ द लाइट, लाइट किस पे कितना इफेक्ट करता है ना। इफेक्ट ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट का प्रॉपर्टीज कैसा है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है नेचर ऑफ द लाइट, इफेक्ट्स ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, सोर्स ऑफ द लाइट, इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। यहां तक क्लियर? फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जो कि डील करता है नेचर ऑफ द लाइट, सोर्सेस ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, इफेक्ट्स ऑफ द लाइट के बारे में जो डील करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। चलिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट चीज है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो वो क्या होता है वो अच्छे से समझिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। तो हमारा बोर्ड इरेज हो गया। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में जाना कि लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतना भी खत्म नहीं होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हम लोग डेफिनेशन से भी जानते हैं। ठीक है, समझिए। पहले प्रॉपर्टीज में आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, लाइट है सो एक वेव है, लाइट है सो एक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा, बस इतना समझिए। लाइट एक वेव है। वेव मतलब जिस तरह हम लोगों ने साउंड वेव पढ़ा था, तो उस तरह लाइट वेव भी है। ठीक है, लाइट वेव क्या होता है? ऐसे कुछ होता है। ठीक है, हमारा कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि लाइट क्या है? एक वेव है। ठीक है, वो वेव जैसे कि देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपागेटेड एज, जो कि प्रोपागेटेड, प्रोपागेटेड मतलब होता है ट्रेवल,
प्रोपागेटेड मतलब होता है ट्रेवल, होता नहीं है बट आप समझ लो कि लाइट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है, वो चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, विच इज प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि लाइट किस टाइप का वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोपागेटेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, ठीक है, विच इज प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो लाइट है ना उसको चलने के लिए, उसको प्रोपागेट करने के लिए कोई भी मीडियम का नेसेसरी नहीं होता है। सेकेंड चीज क्या है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरी नहीं है। मीडियम मतलब ये हवा जो आपको दिख रहा है ये एक मीडियम है, ठीक है, मतलब कि जहां पे लाइट ट्रेवल करेगा वो मीडियम है, ठीक है। अभी अर्थ के बाहर चले तो सन लाइट तो हमारे तक आता है, जैसे कि यहाँ सन है और यहाँ पे उल्टा डायग्राम बन गया। मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस पे लाइट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है ना, तो वहां पे भी तो मीडियम होगा तब तो ट्रेवल कर रहा है, मतलब लाइट जाता है तो कोई मीडियम पे जाता है। बस वही बोलता है कि लाइट को कोई मीडियम का नेसेसरी नहीं है, कि लाइट को एयर नहीं चाहिए, लाइट को वाटर नहीं चाहिए मीडियम के लिए, वो कोई भी सोर्स पे वो चल सकता है, ठीक है, वो वैक्यूम में भी जा सकता है। यहाँ वैक्यूम न्यू वर्ड आ गया, तो वैक्यूम को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले ये लिख दीजिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, मतलब कि उसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसको एयर चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसको लिक्विड चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहने का मतलब है साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर नेसेसरी था, ठीक है, मीडियम का नेसेसरी था। जैसे हम जब तक एयर नहीं होगा हवा में तब तक नहीं कर सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए वैक्यूम मतलब होता है, मैं इस वर्ड को समझा देता हूँ उसके बाद ये सब समझे। वैक्यूम मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, बट लेकिन अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाए तो वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है। मैं कहने का मतलब कि अगर हम लोग अर्थ के बाहर चल जाए तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो अर्थ के बाहर कैसा प्लेस है, वैक्यूम प्लेस है। कैसा प्लेस है, वैक्यूम प्लेस है, ठीक है। तो वैक्यूम मतलब समझ आ गया आपको। तो साउंड है सो वैक्यूम प्लेस में ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन साउंड है सो एयर में ट्रेवल कर सकता है, ये मीडियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है। थर्ड चीज क्या है सो मैं आपको बताता हूँ, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे एयर नहीं हो, ठीक है। तो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके मन में एक डाउट होगा, जब वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो एयर में कितना होगा। तो एयर में अप्रोक्सीमेट 2.9 होता है, ठीक है। तो उसको मतलब कि अप्रोक्सीमेट 2.9 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो उसको मान लिया जाता है, ठीक है, सिमिलर टू मान लिया जाता है कि वो 3 है। मतलब कि जो एयर स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है, सेम है, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। हम लोग तीनों समझ लिए कि एक लाइट है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल करता है एक वेव में जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। फिर ऐसो लाइट को कोई भी मीडियम का नेसेसरी नहीं होता है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, और स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ द लाइट को डिटरमाइन कौन किया वैक्यूम में, ठीक है। तब इसको डिटरमाइन किए हैं रूइमर, नाम क्या था उनका, रूइमर। कितना में, इन 1676 में, ठीक है। यहाँ तक समझे। अभी तो हम लोग मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब 4th कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लाइट का, लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर, इट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है तो समझिए, लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब आप लोग नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं। इसे समझिए, लाइट दो वेव को कंडीशन,
दो चीज को कंजिस्ट करता है। पहला कंजिस्ट जो करता है वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि मान लीजिए लाइट जा रहा है, ठीक है ना, लाइट है क्या, एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट जा रहा है तो अपने साथ दो चीज को कैरी करता है, दो फील्ड को कैरी करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए लाइट है तो ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है, तो लाइट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, तो लाइट है सो ऐसे 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 गया और वो साथ में एक और वेव को साथ में लेकर चलता है। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बनता है। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, ट्रांसवर्स इन नेचर का एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, मान लीजिए कि एक लाइट है, समझिए लाइट ऐसे जा रहा है ना, तो तीन चीज को कंजिस्ट करता है। लाइट का डायरेक्शन ऐसे, मतलब कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है ना परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे तिरछा दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये तीनों आपस में ना परपेंडिकुलर होते हैं, बट ये तो पॉसिबल आपको नहीं लग रहा है, आपको ये परपेंडिकुलर लग रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एक 3D फिगर है और 3D फिगर को 2D फिगर में किया गया है। कहने का मतलब कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि आप देख पाइए ये हमारा क्या है, इसे आप मान लीजिए कि ये हमारा ये, ठीक है, बन पाएगा फिगर। देखिए देखिएगा, मैं बात को ध्यान से सुनिएगा। एक उंगली है, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ लाइट का डायरेक्शन ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां से क्या किया गया है, यहाँ पे 3D फिगर किया गया है। जैसे कि मैं एक ले लूं ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इस बुक को लिया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3D फील्ड बन रहा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे। देखिए मान लीजिए लाइट का डायरेक्शन इधर है, लाइट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे ये आपस में ये परपेंडिकुलर हुआ। और ये तो जैसे कि देखिए मैं आपको कह ही दे रहा हूं कि लाइट, देखिए इसको मान लीजिए ये है आपका, देखिए ये जो आपका दिख रहा है ना, ये इसको आप क्या कहोगे, लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट का। तो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक ये बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहे। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है, जो नीचे है ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये 3D फिगर है, ठीक है ना। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये ट्रांसवर्स इन नेचर को, ठीक है ना, कि लाइट कंजिस्ट ऑफ टू वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपस तीनों में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब होता है एक ऐसा पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपस में परपेंडिकुलर होता है, उसको ट्रांसवर्स इन नेचर कहा जाता है। वो अगर आपको नहीं समझ में आया तो लीव इट, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा बाद में। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब होता है एक इंस्टेंट टाइम पे, एक इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो तीनों आपस में एक टाइम पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसका फिगर कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिया, अब हमारा 5th पॉइंट है। देखिए जब लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट का डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, गड़बड़ा नहीं सकता, ठीक है। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया। पांचवा में आप ये लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय। डिफ्लेक्टेड मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, डिफ्लेक्टेड मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट,
it is not deflected by electric field and magnetic field. अब 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट क्या होता है कि लाइट है, सो लाइट एक वेव है जो कि कंजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, या तो कह सकते हैं आप इसको एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको लिख सकते हैं लाइट वेव कंजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर भी लिख सकते हो। वेक्टर क्यों होगा वो मैं बताता हूं आपको। वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड गिवन होता है, ठीक है ना। तो लाइट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो कैरी कर रहा है, कंजिस्ट कर रहा है, बट उसका डायरेक्शन भी तो फिक्स्ड है कि एक परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन तो यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ भी डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो इसलिए इसे वेक्टर लिया गया, इसको स्केलर नहीं लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक स्केलर भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा गया, ठीक है। वेक्टर या कह सकते हो आप जिसको वो कैरी कर रहा है, ठीक है। अब जो है वो आपको जानना थोड़ा नेसेसरी है। अब थोड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की ओर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी आप लिख लीजिए, ठीक है। आप एक इसको ड्रॉ कर लीजिएगा एक अच्छे से, और एक इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि ये डिफरेंट कलर होगा, ये डिफरेंट कलर, ये इसका कलर सेम होगा और इसका कलर अलग होगा, ठीक है। जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो था है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब डिटेल से अगर जाना जाए तो अगर हम डिटेल करें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेनली 2 कलर के बीच में होता है, ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 रीजन के बीच का रीजन है, ठीक है। 2 रीजन मतलब एरिया, 2 एरिया के बीच का एरिया है, ठीक है। इसके बाद के स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कि कहां से कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रीजन है, ठीक है। तो एक होता बस ऐसे ही कि इतना बड़ा होता है, यहाँ पे 2 और इसका रीजन है इंफ्रा रेड रीजन। देखिए लाइट मेनली हम लोग को जैसे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो कोई उसका कलर होता है, ये आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है ना, तो ये जो है वो इसी स्पेक्ट्रम, इसी के बीच में सारा लाइट प्रेजेंट होता है, जितने भी कलर हैं सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तब मैं बात समझिए, इसको आप कैसे लिखोगे प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are in the region of ultraviolet region and the infrared region, okay, in which the frequency of ultraviolet region is 4500 angstrom, 4000 only, okay, only 4000 एंगस्ट्रम होता है, और जो ये है वो 7500 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम क्या होता है तो आप कह सकते हो एंगस्ट्रम इज द यूनिट। ये क्या है, यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट को एंगस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटा यूनिट को एंगस्ट्रम कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.0 ऐसा, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 7.5। समझ रहे मेरी बात को, ऐसा आप लिख सकते हो। 1 मिनट, कैलकुलेशन हमारा सही है ना। अगर 4000 को करें एंगस्ट्रम में, सॉरी यहाँ पे आप 0.4 कर दीजिए आप, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप इसको 0.4 कर दीजिए, 0.4 ये माइक्रो नहीं सर, ठीक है ना, और इसको 0.75, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो आप इसको 0.7 भी लिख सकते हो। देखिए इसके बाद कहा जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है, वापस मैं समझा देता हूँ। इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मैं लिख देता हूँ, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो
होता है जिसमें इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट lies between the ultraviolet region and infrared region in which the lowest frequency या तो the ultraviolet region frequency is 0.4 micrometer or 4000 angstrom and infrared region have frequency 7500 angstrom। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं। कहता है कि इस रीजन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ कलर प्रेजेंट होते हैं। कितना कलर प्रेजेंट होते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट कैसे हो सकता है यार? बट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 0.1 एंगस्ट्रॉम भी बढ़ो तो एक दूसरा कलर का इन्वेंट हो सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हो ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ कलर, मतलब इन्फिनाइट मतलब नॉट डिफाइंड ऑफ कलर प्रेजेंट होते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम की फ्रीक्वेंसी तक या तो वेवलेंथ तक। ठीक है, और जितने भी कलर्स और हम लोग का जो आई है वो मेनली 7 कलर को ही डिस्टिंग्विश कर सकता है। सिर्फ इन्फिनाइट में ओनली 7 कलर को वो डिफाइन कर सकता है। हमारा लाइट वो 7 कलर क्या है? हमारा रेनबो कलर, दैट इज विबग्योर। वैसे ये लिखा था उल्टा है, विबग्योर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए? टोटल हम लोगों ने 5 देख लिया, 6 7 हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो V क्या है? वॉयलेट है। R क्या है? रेड है। V वॉयलेट मतलब कि इसका सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे लाइट छोड़ा। ठीक है, लाइट गया, वॉयलेट का यहीं रुक गया। ठीक है, हल्का सा जाने के बाद इंडिगो छूट गया, हल्का सा हो जाने के बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलवेज रेड का है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? वी का है। जितना दूर वो ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। यही कारण है कि हम लोग को दूर से भी रेड कलर दिख जाता है, लेकिन हम लोग को दूर से वॉयलेट कलर नहीं दिखता है ना। हम लोग को दूर से येलो कलर दिख जाता है बट इंडिगो कलर, ब्लू कलर नहीं, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेलोसिटी ऑफ। देखिए लाइट का जो वेलोसिटी है वो एयर में, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर वो ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर से। वाटर की जगह आप लिक्विड भी लिख सकते हो, और इससे बड़ा है एयर, वाटर, सॉलिड। मतलब कि लाइट सो जल्दी ट्रेवल करता है एयर में, थोड़ा कम वाटर में, थोड़ा और कम एयर सॉलिड में। ठीक है, मतलब कि एयर में लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई है। अब देखिए ये जैसे कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं हमारा लाइट में जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि लाइट है सो 500 सेकेंड लग जाता है। लाइट को 500 सेकेंड लग जाता है सूर्य से अर्थ की ओर उसको 500 सेकेंड लग जाता है। अगर इसको मिनट में निकाला जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 से 48 20 6 12 18 20 6 12 18 मतलब 8.33 समथिंग आएगा, है ना। इतना हमारा क्या आएगा? समथिंग आएगा। तो ये जो है वो क्या है? हमारा टाइम सेकेंड है कि अर्थ से सन से अर्थ तक का जो टाइम लेता है इसके बीच में कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ कि मैं आपको लाइट ईयर समझाऊंगा। ठीक है, लाइट ईयर वैसे कुछ है, लाइट ईयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, या तो आप कह सकते हो बहुत मजा आएगा ये टर्म में। देखना लाइट ईयर मतलब कुछ साल से रिलेटेड होगा। तो ये लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसका लाइट ईयर होता है। ठीक है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितना लाइट ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग निकालते हैं कि वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में। ठीक है, तो वैक्यूम का लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक साल में कितना दिन हो सकता है? या तो 365 दिन होगा या तो 366 दिन होगा, दोनों में से एक दिन होगा कि नहीं होगा?
अगर देखा जाए, मैं इसी चीज पे लेता हूँ, देखिए तब 365 डे हो जाए या 366 डे हो सकता है। एक दिन में देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 आवर होता है। तो 365 को हम 24 आवर से इंटू कर दिए और इसको 366 इंटू 24 कर दिए। एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इसको 60 से इंटू कर दिए। एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। इसको भी हम लोगों ने 60 से इंटू कर दिया। तो क्या पता चला, जो आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड में होगा। तो जस्ट मैं भी आंसर कैलकुलेट कर लूँ कि इसको सॉल्व ना करके 3153600 सेकेंड होगा। 3153600, एक और जीरो हो जाएगा, जैसे एक और जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो 366 डेज में उसको कितना लग जाएगा, 3162240 सेकेंड। देखिए अभी जस्ट मैंने कैलकुलेटर यूज किया और इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि वैक्यूम में कितना स्पीड है, तो मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कितना वैल्यू आएगा। बट अगर प्रूफ भी करने मिल जाए तो आप प्रूफ कर सकते हो, उस समय आप कैलकुलेटर नहीं तो अपना हैंड से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, कितना सेकेंड आ गया। अगर मैं बोलूँ इसको 3 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। वहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। मतलब कि लाइट है, सो लाइट कह सकते हैं, मतलब इतना सेकेंड होता है 365 डेज में, एक साल में इतना सेकेंड होता है और एक साल में इतना सेकेंड होता है, ठीक है। अब हम लोग माने तो किसको एवरेज, तो हम लोग अगर देखें यहाँ 22 है, यहाँ 36 है, तो एवरेज हम लोग मान लेते हैं ना, एवरेज या सिमिलर भी आप कर सकते हो। सिमिलर है, सो लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड नहीं, एक साल में इतना सेकेंड होता है। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेट का वैल्यू लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक साल में कितना ये होता है, टाइम इतना होता है, ठीक है। एक साल में इतना टाइम होता है, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस है वो हम लोग को नहीं पता है, तो एक साल में मान लेते हैं वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। टाइम दिया हुआ है और जो स्पीड है वो एक साल में क्या होगा, वो स्पीड तो गिवन है कि वो ऑलवेज तो एक ही स्पीड पे चलेगा, कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ही वो ऑलवेज चलेगा, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर की जगह हम लोग मीटर नहीं लेते, वही सही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। इसको हम लोग इक्वल कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा x है, टाइम जो हमारा है वो 3.16 इंटू 10⁻7 है, ठीक है। यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 12 18 48.948 इंटू 10⁻15 मीटर x का वैल्यू, मतलब कि 9.48 इंटू 10⁻15 ना, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर, मतलब जो हमारा ये होगा वो इतना किलोमीटर एक लाइट ऐसा वैक्यूम प्लेस में 9.48 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो आप, है ना। अब देखिए, अब जो टर्म आया वो एकदम इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये सब था, थोड़ा एडवांस लेवल तक भी था, ठीक है। अब हम लोग बेसिक शुरू करेंगे, जो कि हम लोग क्लास 6-7 पे स्टडी कर सकते हैं। तो बोर्ड को इरेज कर लेते हैं पहले। हम लोग को जितना भी ऑब्जेक्ट दिखता है वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को मैं समझा देता हूँ ऐसे, उसके बाद आप लोगों को कंसेप्ट भी अच्छा समझ आएगा। रिफ्लेक्शन आगे जाकर मुझे समझाना ही है। रिफ्लेक्शन होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, ठीक है, तो वो लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को वापस से फेंक देता है, ठीक है ना, लाइट को वापस फेंक देता है, ठीक है। जिसमें कुछ लॉ, कुछ कानून वो ड्राइवर यूज करता है जिससे वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हम लोग को स्टडी करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट जितना भी है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखते हैं वह या तो सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि लाइट वहीं से आता है, जैसे सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, सन से हम लोग को लाइट मिलती है, ठीक है। बल्ब क्या है, वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे हम लोग को मिलता है, लेकिन दिस इज नॉट सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे जाता है, तब हमारा इमेज बनता है आंखों पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आपको। तब ऑब्जेक्ट है सो दो तरह का हो गया, एक सेल्फ लुमिनियस हो गया,
दूसरा नॉन लुमिनियस हो गया। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसके पास खुद का लाइट है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि सन हो गया, ठीक है ना, उसे सेल्फ लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस इज दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट, ओके। फॉर एग्जांपल सन, मून, सन मून नहीं, मून कभी नहीं, सॉरी सन, ठीक है। एग्जांपल आप लिख सकते हो सन, जुगनू एक इंसेक्ट है ना, फिर ग्लोइंग बल्ब। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब लुमिनियस है या नॉन लुमिनियस है, ठीक है। अगर बल्ब जल रहा हो, अगर बल्ब जल रहा हो तो वो लुमिनियस है, अगर वो जल नहीं रहा हो, एक सिंपल सा रखा हुआ हो, तो वो नॉन लुमिनियस है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो जले तब वो लुमिनियस है, ठीक है। तो ग्लोबिंग बल्ब। अब सेल्फ लुमिनियस का भी दो टाइप हो गया, एक या तो वो आर्टिफिशियल होगा या तो वो नेचुरल होगा। नेचुरली मेड है तो नेचुरल है, और आर्टिफिशियली मेड हो तो वो आर्टिफिशियल है। मैन मेड और आर्टिफिशियल है। इसमें आ गया सन, जुगनू, ईटीसी, इसमें आ गया ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग कैंडल, ईटीसी। नॉन ल्यूमिनियस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्ट करके डिपेंड करता है, वो रिफ्लेक्ट करके डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके सामने जो भी दिख रहा है, ठीक है, वो सिस्टम नॉन लुमिनियस है, बल्ब छोड़ के या कोई भी एक ऐसा सोर्स छोड़ के जिससे लाइट आपको गेन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बल्ब को रिमूव करें, इस रूम से अभी बल्ब को रिमूव कर दें तो हम लोग को सनलाइट मिल सकता है, लेकिन अगर हम लोग सनलाइट को भी हटा दें और बल्ब को क्लोज करें तो पूरा रूम अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं रहेगा, ठीक है। और लाइट जब सोर्स रहेगा तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने दो कैटेगरी में बात लिया, दो और कैटेगरी में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट करता है। ये वैसे इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं है, बट इंफॉर्मेशन जानने के लिए अच्छा है। पहला नेम है इनकैंडेसिंग, इनकैंडेसिंग है, और जो दूसरा नेम है वो क्या है, लुमिनेंस है, ठीक है। क्या है, लुमिनेंस। क्या होता है ये दोनों टर्म। इनकैंडेसेंट एक ऐसा लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जो कि इमिट करने के बाद हॉट प्रोड्यूस करता हो। क्या प्रोड्यूस करता हो, हॉट प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। और लुमिनेंस एक ऐसा इमिटिंग सोर्स है जो इमिट करने के बाद, ग्लो करने के बाद कॉल्ड प्रोवाइड करता हो। क्या प्रोवाइड करता हो, कॉल्ड प्रोवाइड करता हो, ठीक है। यहां तक हम लोग का यहाँ पे खत्म हुआ। अब आता है सब्सटेंस या तो ऑब्जेक्ट। सब्सटेंस मतलब ऑब्जेक्ट थी, अब इसको एक न्यू कैटेगरी में बांटा गया। कैसा कैटेगरी में बांटा गया, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ऑपेक होगा। क्या होगा तीन केस, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ऑपेक होगा। क्लियर यहाँ तक। अगर सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिससे हम लोग को आर पार दिख जाए, तो इसको लाइट की भाषा में तो आर पार हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग लाइट की भाषा में कर सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं पास करने देते, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं पास करने दे। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे लाइट जब पड़ता है तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो ऐसा आर पार हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। सर मैंने आपको वो बैंड करके मतलब कि वो रिफ्लेक्शन हो गया, मैं आपको बताऊंगा, मतलब होता उसमें कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस which passes all the light, which allow to passes all the light, and translucent is that type of object which allow to pass some light, वो कुछ ही लाइट को पार होने देता है, ठीक है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट में ले सकते हो ग्लास, ट्रांसपेरेंट में ले सकते हो पेज, कैसा पेज, ट्रेसिंग पेज, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पेज होता है, ठीक है ना, उसे कुछ कुछ दिखता है, ठीक है ना, कुछ कुछ लाइट पास होता है, पूरा लाइट पास नहीं होता, ठीक है। इससे जो होता है ऑपेक होता है। ऑपेक है सो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है, ठीक है ना। ये सब का नोट्स वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से राइट एंड नोट्स जो कि मैंने खुद से बनाया है आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ तक देख लीजिए। अब हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट चीज जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।
देखिए रिफ्लेक्शन, क्या मैंने आपको टर्म बताया, रिफ्लेक्शन। पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर रिफ्रैक्शन, फिर एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन क्लास 8 क्लास 10 आप पढ़े होंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट जब पड़ता है, ठीक है, तो वो बाउंस बैक कर जाता है। वो क्या कहते हैं, बाउंस बैक। कैसे ऑब्जेक्ट पड़ता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट पे, वो क्या कहता है, बाउंस बैक कर जाता है। क्या कर जाता है, वो बाउंस बैक कर जाता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बट इन आप क्लास 10 में आ गए हो तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो करोगे। तो व्हेन इंसिडेंट लाइट हीटिंग एनी सरफेस, व्हेन इंसिडेंट लाइट हीटिंग एनी सरफेस एंड मोस्ट ऑफ द लाइट कैन बैक एट द सेम मीडियम। मतलब इंसिडेंट लाइट मतलब जो आप लाइट फेंक रहे हो उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है तो ये इंसिडेंट लाइट है। जब रिफ्लेक्ट करता है तब ये रिफ्लेक्ट लाइट बन जाता है, रिफ्लेक्टेड रे भी कहा जाता है, रिफ्लेक्ट लाइट भी होगा, ठीक है। लेकिन ये होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करें कि जब इंसिडेंट लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है और वो क्या करता है, हीटिंग एनी सरफेस एंड मोस्ट ऑफ द लाइट, और बहुत सारा ही लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट कैन बैक, और वो वापस उसी मीडियम की ओर चला जाता है। मीडियम मतलब कि जैसे आपने यहाँ पे लिया एक ग्लास, किसका लिया, आपने स्टील का ग्लास लिया, ठीक है। स्टील का ग्लास में आपने क्या किया, पानी को भर दिया। स्टील का ग्लास लिया और उसमें आप लोगों ने क्या किया, पानी भर दिया, और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या हमारा एयर है। तब लाइट ऐसे आया हुआ ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन सेम मीडियम, इंसिडेंट भी उसका एयर था, रिफ्लेक्ट भी उसका एयर था। लेकिन अगर यही ग्लास, सॉरी यही जो हम ग्लास लेते हैं वो अगर हम ग्लास का लेते, मतलब कि शीशा का लेते, ठीक है ना, ग्लास मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हो, जैसे आप पानी पी रहे ना, अगर वो शीशा का लेते हैं, अगर वो आप ग्लास का लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट को वो आर पार होने देता है। तो जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो गया ना ग्लास, जैसे वो आया लाइट, जैसे लाइट आया बेंड कर गया, लाइट आया बेंड कर गया। क्यों बेंड करता है उसके पीछे भी मैं आपको रिफ्लेक्शन में बताऊंगा। जैसे ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन मतलब कि सेम मीडियम में होना चाहिए। देखिए यहाँ एनडर मीडियम हो, यहाँ एयर था, जब वो रिफ्लेक्ट किया तो वो वाटर में चला गया, सेम मीडियम। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, व्हेन इंसिडेंट रे हीटिंग एनी सरफेस, व्हेन इंसिडेंट रे हीटिंग एनी सरफेस एंड मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट एट द सेम मीडियम पे, ये रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखिए, when the incident light heating any surface, then most of the light passes through the boundary of the object and change its medium। मतलब कि कोई भी लाइट कोई ऑब्जेक्ट भी फॉल कर रहा हो, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो क्या हो रहा हो, वो पार हो जा रहा हो, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जा रहा है, वो आर पार हो जा रहा है उसके बाउंड्री से, ठीक है, और वो अपना मीडियम को चेंज कर रहा हो। मीडियम मतलब एयर टू लिक्विड, लिक्विड टू एयर, और जो ये होता है वो हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी होता है। ये छोड़िए अभी, बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे मीडियम का चेंजिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे समझे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक ग्लास लिया आपने, इस पर लाइट फेंका, आप एक गिलास लिए और इससे पे लाइट फेंके तो वो जो है वो क्या है, वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन। तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल आ जाता है। मतलब रिफ्लेक्शन इतना भी खत्म नहीं है, रिफ्लेक्शन के पीछे पूरा एक हिस्ट्री है। अगर मैं आपको रिफ्लेक्शन समझाऊं तो बहुत लंबा चल जाएगा। रिफ्लेक्शन में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम लोग दो कैटेगरी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट लाइट हीटिंग एनी सरफेस एंड मोस्ट, देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए हम लोगों ने एक लिया आप कर दो
ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये जो है ये क्यूबॉइड है जो कि पूरा ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। लाइट इसमें तो ये पूरा बना हुआ है, तो आप मान लीजिए अभी ये एक रेक्टेंगल है, लाइट ऐसे आए, लाइट ऐसा है ना, फिर वो क्या होगा, ऐसे मान लीजिए थोड़ा और एंगल को बना लेते हैं, लाइट ऐसे आया, वो थोड़ा बेंट होगा, ऐसे जाएगा, फिर वो बेंट होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो कैसा चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा। मतलब कि समझ यहाँ पे 3 बेंट हो रहा है। जैसे कि एक सरफेस है, लाइट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, 3 बार लाइट का बेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको इंसिडेंट रे कहना है, तो या तो इंसिडेंट लाइट, और इसको इमर्जेंट लाइट, तो क्या कहा जाता है, इमर्जेंट लाइट, जब रिफ्लेक्ट के बाद हो गए 2 बार रिफ्लेक्ट होकर मिलता है, ठीक है। इसको इमर्जेंट लाइट, इसको इंसिडेंट लाइट। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है इंसिडेंट लाइट है सो बड़ा होता है इमर्जेंट लाइट से, समझे यहाँ तक। तो अभी तक में हम लोगों का यहाँ तक था, इस पार्ट में अभी तक हम लोगों ने एक डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइट में क्या क्या थ्योरी है। जैसे कि कोई थ्योरी में कहा गया कि लाइट वेव है, कोई थ्योरी में कहा गया कि लाइट है सो पार्टिकल्स है। जैसे कि क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी के अंदर आ जाता है ना, और नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेव थ्योरी के अंदर आ जाता है। फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, 2 कोलेप्सल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, 3-4 मेनली थ्योरी पढ़ेंगे। कोई कहता है कि लाइट वेव है, कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, काफी कंफ्यूजन था, ठीक है। तो वो हम लोग डिफरेंट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।